प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो हर घर का मसला है, हर फर्द का मसला है। आपने अक्सर सुना होगा एलर्जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जी सादा अल्फाज में क्या होती है, उसकी वजूहात क्या हैं, एलर्जी की अलामात क्या हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और क्या इलाज होना चाहिए। तो आइए आते हैं हम एलर्जी की तारीफ़ की तरफ। सादा अल्फाज में कुछ ऐसे मवाद जो आम बंदे के लिए बेज़रर होते हैं, हमारे जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम उसको अपने लिए ख़तरनाक समझ लेता है और तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। जब जिस्म का उस ख़तरनाक या उस फॉरेन बॉडी से दोबारा उसका एक्सपोजर होता है तो एंटीबॉडीज़ भी जिस्म पैदा करता है और साथ साथ एंटीहिस्टामीन भी। ये वो केमिकल है जो हमारे जिस्म में अगरचे पहले ही मौजूद होता है, लेकिन एलर्जी की शक्ल में बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होता है और वो सारी अलामात यानी जिस्म पर खारिश, जलन, रैशेस बन जाना, छींकें आना, सांस की तंगी होना और बाज़ का दमे की जैसी आवाज़ें आना, हत्ता कि कभी कभार मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये है सादा ज़बान में एलर्जी। हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। तो टॉप पे ये है कि खुराकी एलर्जी, ऐसी कुछ खुराक हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। मछली खाने से एलर्जी हो सकती है लोगों को, झींगो खाने से एलर्जी हो सकती है, पीनट खाने से, बादाम खाने से, दूध पीने से और भी बहुत सारी चीज़ें। बाज़ का एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसने कहा कि मेरे कान सूज गए हैं, मेरे जिस्म में खारिश हो रही है, मैंने करेले खाए। तो किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है, खुराक की बात करें। दूसरे अवामल हैं जो बड़ी कैटेगरी है, माहौलियाती अवामल। आपने देखा होगा थ्रेशर के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों को दमा होता है, प्रॉब्लम से आते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। इसी तरह बाज़ का कोई लोग ने आपने सुना होगा कि वो कॉटन इंडस्ट्री के पास से गुजरे हैं तो उनको उनके सांस में मसला हो गया। इसी तरह फूलों के मौसम में आपने देखा होगा, तो ये फूलों वाले मौसम में पोलन जो है वो एलर्जी पैदा करते हैं। कॉटन और थ्रेशर के सीजन में डस्ट और वो जो वीट के पार्टिकल हैं छोटे छोटे और डस्ट माइट और इसके अलावा धुएं के पार्टिकल, ये सारी चीज़ें एलर्जी पैदा करने की बहुत बड़ी अहम वजूहात है। अलावा जीनियाती अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो एलर्जी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा ड्रग्स बहुत कॉमन है, पेनिसिलिन से बहुत सारी डेथ हुई हैं। आजकल भी मोक्सीफ्लोक्सासिन एक ड्रग है, केमिकल का मैं नाम ले रहा हूँ, इससे बड़ी लोगों को एलर्जी हुई है। मुझे खुद भी हुई, मेरे पेशेंट्स को हुई, और लेकिन मैंने कंपनी वालों को लिखा, भी मानते नहीं हैं। तो बहुत सारी ड्रग से भी एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे अवामल इसके अलावा भी हो सकते हैं, फर्दन बाज़ का किसी को किसी कलर से भी एलर्जी हो सकती है, बाज़ का किसी को किसी फर्द से भी एलर्जी हो सकती है। उसका नाम सुना और उसका वो सामने आया तो उसको गड़बड़ हो गई। एक और अहम कैटेगरी जानवरों के बाल, मसलन घर में कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है, इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी हुई है। और फिर इंसेक्ट, ये मच्छर काटने से, शहद की मक्खी ने काट लिया, या एक और बहुत मशहूर जो हम अपनी लोकल ज़बान में उसको पब्बू कुत्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं हेरी कैटरपिलर। ये छोटा सा एक कीड़ा होता है जो रेंगता है और आमतौर पे बेरी के दरख्तों के नीचे या और दरख्तों के नीचे जहाँ जिस मौसम में बारिश नहीं होती तो ये कीड़े नीचे गिरते हैं छोटे से, और उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। जो ही उसने जिल्द को टच किया तो बहुत ज़्यादा एलर्जी रैशेस बन जाते हैं। तो आइए जी देखते हैं कि एलर्जी हो जाए तो क्या उसकी अलामात हो सकती हैं। मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ अलामात होती हैं, लेकिन जो आम तौर पे देखने में आती हैं वो बंदे का नाक बंद हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, नाक बह सकता है, इसी तरह आंखों में खारिश और सोजिश हो सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है, जिल्द पे छोटे छोटे दाने बन सकते हैं या रैशेस बन सकते हैं, या छोटे छोटे उभरे हुए हिस्से जिसको तरफड़ आम जुबान में कहते हैं वो बन सकते हैं। अलावा बाज़ का ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिसिन से अगर एलर्जी हो
تو ہاتھوں کی یہ ایریا سرخ ہو جائیں گے، بندے کو ایسے لگے گا جیسے میرے جسم کے قریب کسی نے ہیٹر لگایا ہوا ہے، اور اگر کوئی دوسرا سامنے سے دیکھے تو بتائے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کا چہرہ تو سرخ ہو گیا ہے۔ تو آئیے ہم آتے ہیں سب سے ضروری ٹاپک کی طرف، یعنی الرجی سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا کیا ہو سکتی ہے۔ غور سے سنیے گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو خوراک سے الرجی ہے تو نئی جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ لیں، تھوڑا آبزرو کر کے کھائیں۔ اگر کوئی خوراک پیکٹ میں بند ہے تو اس کے لیبل کو غور سے پڑھیں۔ بچوں کے سلسلے میں ایک اپنی ڈائری بنائیں جس میں لکھیں بچوں کو کس کس چیز سے الرجی ہے، اور آپ ہوٹل میں کئی نئی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دوائیوں کے سلسلے میں اگر الرجی ہے تو آپ دوائی اپنے طور پہ قطعاً نہ لیں، نئی دوائی کو بھی لیں تو اس کو آبزرو کریں اور ڈاکٹر کو تمام اپنی تفصیلات بتائیں کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے، اور خاص کر آپریشن سے پہلے بھی۔ بعض کا بندہ بہوش ہوتا ہے اور ایسی دوائی اینٹی بائیوٹک دے دی جاتی ہے۔ جینیاتی الرجی کے متعلق یہ ہے کہ یہ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہو، تو بچپن میں ہی یہ ٹیسٹ جلد کا کرا لینا چاہیے، دھوئیں وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہیے، اور ڈاکٹر کو بھی بتا دینا چاہیے کہ میرے بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ایسے ماحول میں نہیں جانا چاہیے جہاں الرجی کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی جن کو الرجی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ گھر کی صفائی ریگولر ہونی چاہیے، گھر کے اندر یہ موٹے قالین اور پردے، ان میں ڈسٹ مائٹ اور گرد و غبار جم جاتا ہے، یہ قطعاً نہیں رکھنے چاہیے۔ بستر اور تکیے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ضرور دھو دینے چاہیے۔ باہر نکلتے وقت ماسک پہننا چاہیے۔ پولن کے یا پھولوں کے سیزن میں یعنی بہار کے موسم میں ایسے لوگوں کو انڈیو باہر نہیں گھومنا چاہیے۔ گھر میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کے بالوں سے یا جلد سے الرجی ہے تو بلی، کتا، خرگوش یا کبوتر، ان چیزوں سے ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اب سب سے ضروری اور اہم میسج، اگر آپ کو بار بار چھینکیں آتی ہیں، ناک بند رہتا ہے یا بار بار جلد پہ خارش ہوتی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ الرجی کسی چھپی ہوئی بیماری کا اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ غفلت نہ کریں، وقت پر کسی ENT ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ کنٹرول سے باہر نہ ہو، یہ مسئلہ خطرناک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔